डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एच पैरामीटर, जिसको हाइब्रिड पैरामीटर भी कहा जाता है। अब हाइब्रिड पैरामीटर इसको क्यों कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके इक्विवेलेंट जो मॉडल ट्रांजिस्टर में 2 पोर्ट नेटवर्क में बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको किस तरह से ट्रांजिस्टर के अंदर मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम करंट गेन यानी धारा लाभ, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और जो अपना वोल्टेज गेन होता है यानी वोल्टता लाभ, इन सब को किस तरह से डिराइव किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एच पैरामीटर होता क्या है। तो एच पैरामीटर बेसिकली जैसे स्मॉल एच है, उसका जो नाम होता है वो हाइब्रिड पैरामीटर से आता है। अब हाइब्रिड पैरामीटर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जेड और वाई, जेड मतलब होता है इम्पिडेंस और वाई मतलब होता है एडमिटेंस, ठीक है। उन दोनों पैरामीटर का क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। जेड पैरामीटर को जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अंदर जो कंडीशन लगाई जाती है वो होती है ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का क्या मीनिंग होता है कि जहाँ पर करंट को क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है यानी जीरो किया जाता है, उसको कहते हैं। क्योंकि करंट जब जीरो होती है तो हम क्या कहते हैं उसको कि सर्किट क्या है, ओपन है। और अगर वोल्टेज जीरो होता है तो उस केस में क्या कहा जाता है कि सर्किट क्या है, शॉर्ट है। तो क्योंकि हाइब्रिड पैरामीटर के अंदर ये दोनों कंडीशन यूज़ की जाती है, इसलिए इस पैरामीटर को क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिड पैरामीटर। तो ये चीज़ हमने लिखी है, इट यूजेस जेड एंड वाई पैरामीटर बोथ फॉर इट्स कैलकुलेशन। जेड पैरामीटर इज कॉल्ड ओपन सर्किट एंड वाई पैरामीटर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. So H will use both open and short circuit condition, that's why it is called hybrid parameter. अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन पे, जैसे कि हमने जो थ्योरी में डिस्कस किया है कि ओपन शॉर्ट और ये क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो चीज़ क्या होती है। तो कैलकुलेशन के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं। 2 पोर्ट के मतलब होता है कि एक पोर्ट हमारे यहाँ पर इनपुट होगा और एक पोर्ट हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाती है। तो अब इसमें जब 2 पोर्ट होगा तो ऑब्वियस है कि एक वैल्यू, जैसे यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है तो 1 1 का मतलब होगा इनपुट, और 2 2 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, आउटपुट है। तो जो हमने फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं V1 और I1, तो V1 I1 जो फर्स्ट लाइन होती है वो किससे रिलेट होती है, जेड पैरामीटर के कैलकुलेशन से। और I2 और V2, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू R अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन I, और R जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और अगर AC सर्किट होता है तो उसके अंदर उसको कहते हैं इम्पीडेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो V बराबर आई आर में अगर V अपॉन I का रेशियो तो उसको Z कहेंगे, और I बराबर अगर हम लिखते हैं R इंटू V, ठीक है, तो उस केस में R की वैल्यू क्या हो जाती है, I अपॉन V, और I अपॉन V बेसिकली बन जाता है एडमिटेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से। तो Z जो होता है वो तो होता है इम्पीडेंस, जो किसका रेशियो होता है, V अपॉन I का, यानी V लेफ्ट में होगा, I राइट में होगा। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है V लेफ्ट में है इक्वल टू के, और I का है राइट में। और अगर हम I को लेफ्ट में लिखते हैं और V को राइट में लिखते हैं तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, Y पैरामीटर को। तो H पैरामीटर के कैलकुलेशन में Z पैरामीटर का भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी एक तरह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और Y पैरामीटर का भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसलिए इसको फिर फाइनली क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिड पैरामीटर। तो अगर हम Z पैरामीटर की इक्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है अपने, कि इसमें 2 रो और 1 कॉलम है तो 2 क्रॉस 1, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना देखो नजर आ रहा है, 2 क्रॉस 1, और इस मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम जानते हैं कि इसका कॉलम और इसकी रो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्वल रहने के बाद में जो रिजल्ट बचा 2 क्रॉस 1, वही हमारे आउटपुट का ऑर्डर होता है। तो इस तरह से हमने जो हाइब्रिड पैरामीटर के कैलकुलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसको हमने लिखा है। तो ये जो हमने लाइन लिखी है, जैसे V1 बराबर Z11, Z12, Z21 और Z22, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये किस में काम आती है, जेड पैरामीटर में। और उसके अंदर जब ये Z11, Z12, Z21 और Z22 कैलकुलेट करते हैं तो एक बार I1 को जीरो करते हैं और एक बार I2 को जीरो करते हैं। तो I और I1 I2 को जीरो करने को ही हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। इसलिए जेड पैरामीटर का दूसरा नाम क्या होता है, ओपन सर्किट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे Z11 निकालना है तो मुझे I2 को जीरो करना पड़ेगा, तो V1 बराबर क्या रह जाएगा, Z11 I1, तो Z11 का रेशियो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। सिमिलरली अगर
वाई पैरामीटर के इक्वेशन की बात करें तो लेफ्ट में हमें V1 V2 की जगह क्या लिख देना है I1 I2, और राइट में I1 I2 की जगह क्या लिख देना है V1 V2, और Z की जगह क्या लिख देना है Y। तो लेकिन इसमें जब जीरो करेंगे तो V1 और V2 को जीरो करेंगे, और V1 V2 को जीरो करने को हम क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो एक तरह से ओपन सर्किट Z के लिए होता है और शॉर्ट सर्किट Y के लिए होता है, और H के अंदर ओपन सर्किट भी होगा और शॉर्ट सर्किट भी होगा, इसलिए इसका नाम देते हैं हाइब्रिड। अब आते हैं हम H पैरामीटर के मेन कैलकुलेशन पर। तो ये हमारी H पैरामीटर की इक्वेशन है दोनों, जो 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए लिखी गई है। तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं, जैसे करंट को जीरो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है करंट को जीरो करने का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से Z पैरामीटर की हेल्प ले रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में I1 को जीरो पुट कर देता हूँ तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा और ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, पहला पार्ट V1 इक्वल टू H12 इंटू V2। तो H12 किसका रेशियो बन गया, V1 अपॉन V2 का। अब V2 जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है और V1 होता है इनपुट के लिए। तो जनरली जब गेन होता है यानी लाभ होता है वो आउटपुट बटा इनपुट होता है, लेकिन ये क्या है, इनपुट बटा आउटपुट है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है रिवर्स वोल्टेज गेन। क्योंकि है तो ये वोल्टेज गेन, क्योंकि दोनों वैल्यू वोल्टेज है, लेकिन क्योंकि आउटपुट ऊपर होना चाहिए और इनपुट नीचे होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया रिवर्स। तो H12 जो पैरामीटर है उसका दूसरा नाम किया जाता है HR। R का मतलब क्या होता है, रिवर्स यानी उल्टा। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें थे 2 पोर्ट की, तो 2 पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, ये कोई भी एक नेटवर्क है, इसमें ये इनपुट साइड है, तो V1 I1 ये अपना क्या हो जाएगा इनपुट साइड, और V2 I2 ये अपना क्या हो जाता है आउटपुट साइड। ठीक है, तो अब दूसरा पैरामीटर जो हम निकाल सकते हैं बाई इक्वेटिंग I1 इक्वल टू 0, एक तो ये 0 हो गया तो ये H12 आ गया, I1 0 होगा तो दूसरा पैरामीटर क्या निकाल सकते हैं H22। तो I2 बराबर क्या रह गया S22 V2। तो S22 की वैल्यू क्या हो गई I2 अपॉन V2। अब I अपॉन V को हम क्या कहते हैं, एडमिटेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो Y से। 2 और 2 यानी सेम वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू है, आउटपुट वाली वैल्यू, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है आउटपुट एडमिटेंस। तो H पैरामीटर के टर्म्स में H22 का दूसरा नाम क्या हो जाता है HO। O स्टैंड्स फॉर आउटपुट और वहाँ R स्टैंड्स फॉर रिवर्स। तो ये हमारे 2 गेन आ गए। नेक्स्ट जो अब हम जीरो करने वाले हैं केस सेकंड के अंदर, वो किसको जीरो करने वाले हैं, V2 को। तो अगर V2 को जीरो करेंगे तो ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या H11 और H21। तो V1 बराबर एक, तो हमारे पास क्या बच जाएगा H11 I1। तो H11 की वैल्यू क्या बच गई V1 अपॉन I1। अब V अपॉन I को हम क्या कहते हैं इम्पिडेंस, जिसको हम वैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं Z से, लेकिन 1 है जो कि सेम पोर्ट है और इनपुट पोर्ट है, तो इसलिए नाम क्या जाता है इनपुट इम्पिडेंस, और H11 का दूसरा नाम क्या हो जाता है HI। और लास्ट जो पैरामीटर हमारा कैलकुलेट होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है, I2 इक्वल टू H21 I1। तो H21 की वैल्यू क्या हो गई I2 अपॉन I1। अब I2 मतलब आउटपुट और I1 मतलब इनपुट, तो ऑब्वियस है कि ये सही चीज़ है, गेन वैसे भी यही होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो फॉरवर्ड करंट गेन, जबकि वहाँ रिवर्स क्या था वोल्टेज गेन। तो HR था, तो यहाँ फॉरवर्ड होने से यहाँ का नाम क्या हो जाता है HF। तो इस तरह से हमारे पास जैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखे थे H11 H12 H21 और H22, तो सेम पैरामीटर 4 हो जाते हैं HI HO HF और HR। अब आते हैं हम कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक तो होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर और एक होता है कॉमन एमिटर। तो कॉमन बेस जब भी आएगा तो ये जो 4 नाम हमें दिए हुए हैं HI HO HF और HR, तो उसके साथ क्या ऐड कर देना, B ऐड कर देना। तो अगर मैं स्मॉल b ऐड कर देता हूँ चारों के साथ, तो ये H पैरामीटर किसके लिए बन जाएंगे, कॉमन बेस के लिए। अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आता है तो E ऐड कर देना, तो HI HOE HFE और HRE, तो ये किसके लिए बन जाएंगे, कॉमन एमिटर के लिए। और अगर कॉमन कलेक्टर आता है तो उस केस में C ऐड कर देना। तो नाम यही रहते हैं इनपुट, ठीक है, इम्पिडेंस, आउटपुट, एडमिटेंस, फॉरवर्ड करंट गेन और रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टता लाभ और धारा लाभ, इस तरह से निर्गम बाधा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे भी क्या होता है, बाधा होता है। और चौथा जो पैरामीटर हमारे पास आता है वो आता है निवेश प्रतिबाधा। निवेश मतलब होता है इनपुट और निर्गम मतलब क्या होता है, आउटपुट। अब आते हैं कि जब इसके सर्किट की बारी आती है कॉमन सर्किट की, तो वो किस तरह से ड्रॉ करना है। तो हमारी जो इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, V1 बराबर क्या है H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरी इक्वेशन क्या है I2 बराबर S21 I1 प्लस S22 V2।
तो V1 बराबर अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो ऑब्वियस है कि जब वोल्टेज की इक्वेशन है, जैसे ये लेफ्ट साइड में हमेशा हम आउटपुट लिखते हैं, राइट साइड में हमेशा हम इनपुट लिखते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो अगर मैंने यहाँ V लिखा है तो ऑब्वियस है ये भी V है, वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज है यानी विभव है। और अगर मैंने यहाँ करंट लिखा है तो ये भी करंट है और ये भी करंट है। तो जब वोल्टेज डिवाइड होता है किसी सर्किट में तो वोल्टेज डिवाइड हमेशा किस में होता है? सीरीज सर्किट में होता है, यानी श्रेणी क्रम में होता है। और अगर करंट लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी करंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ क्या डिवीजन हो रहा है? करंट डिवीजन हो रहा है। और करंट डिवीजन किस में होता है? हमेशा पैरेलल यानी समांतर क्रम में। तो जब भी हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो सीरीज सर्किट बनाएंगे और वो करंट को डिवाइड करेंगे तो पैरेलल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वोल्टेज वाली इक्वेशन की। तो ये क्या लिखा हमारा? V1। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। तो V1 जब हम लिखेंगे तो उस केस में क्या लिखा हुआ है? देखो V1 बराबर H11 इंटू I1। तो H11 V बराबर क्या होता है? एक तरह से I इंटू R होता है, जैसे ओम्स लॉ कहता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू H11 ये किसका काम कर रही है? R की तरह रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बनाया, उसकी जगह क्या लिख दिया? H11। अब H11 को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? HI। ठीक है, ये तो काम हो गया। लेकिन जब हमने लिखा V1 H11 I1 तो ठीक है, H12 V2 तो इसका क्या मतलब हुआ? तो H12 V2 जब हम लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम बात तो कर रहे हैं इनपुट की V1 की, लेकिन वोल्टेज किसका आ रहा है? आउटपुट का यानी V2 का। तो इसका मतलब हमारा जो इनपुट वोल्टेज है V1 वो किस पर निर्भर कर रहा है? डिपेंड कर रहा है V2 पर। तो जब भी निर्भर यानी डिपेंडेंसी की बात आती है तो हमारे दो तरह के सोर्स होते हैं। जैसे एक तो सोर्स होता है जैसा कि हम बनाते हैं इस तरह का, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। ठीक है, लेकिन एक इस तरह का सोर्स बनाते हैं हम जिसको कहते हैं डिपेंडेंट सोर्स, जो कि निर्भरता को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ये वोल्टेज है तो ऑब्वियस है ये जो अब डिपेंडेंट सोर्स बनाएंगे ये भी कैसा सोर्स होगा? एक वोल्टेज सोर्स ही होगा। तो प्लस और माइनस लगाया और उसकी वैल्यू क्या है हमारी? H12 V2। तो V1 क्योंकि निर्भर कर रहा है V2 पर जो कि आउटपुट पर है, इसलिए हमने यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स बनाया है जिसकी वैल्यू हमने जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको लिख देना है H12 V2। और H12 का दूसरा नाम हम जानते हैं क्या है? HR है। तो ये तो बात हो गई। अब देखो ये जो सर्किट है ये कैसे सर्किट है? सीरीज है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। और आउटपुट जो वोल्टेज हम निकाल रहे थे वो कौन सा था? V1 था। अब आते हैं आउटपुट साइड में। तो आउटपुट साइड के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हम I2 बराबर लिखते हैं S21 I1 प्लस S22 V2। तो पहले तो ये सर्किट कैसा होना चाहिए? पैरेलल, यानी जो भी कंपोनेंट होंगे आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल में। तो I2 बराबर S21 I1। तो ये तो सही है कि S21 जो है वो हमारा एक तरह से क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इंटू I1 तो S21 जो है वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि I2 जो है वो आउटपुट से कनेक्टेड है तो आउटपुट से कनेक्टेड पैरामीटर यहाँ I1 तो नहीं है क्योंकि I1 तो इनपुट पे है। V2 जो है वो आउटपुट से कनेक्टेड है। तो I2 बराबर क्या होगा? S22 V2। ठीक है, तो V2 और I2, तो V2 अगर नीचे आ जाता है तो I2 अपॉन V2 यानी I अपॉन V के रेशियो को हम क्या कहते हैं? एडमिटेंस कहते हैं। तो एक तरह से S22 किसका काम करेगा? HO की तरह काम करेगा और वो रेजिस्टेंस की तरह बन जाएगा। अब सेम चीज जैसे यहाँ V1 बराबर H12 V2 था, यानी V1 V2 पर निर्भर कर रहा था जो कि आउटपुट पे है। सिमिलरली I2 निर्भर कर रही है I1 पे जो कि इनपुट पर है। तो निर्भर यानी डिपेंडेंसी जब भी आती है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? एक करंट सोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है और वहाँ क्या डिवाइड हो रहा था? वोल्टेज। तो वोल्टेज सोर्स लगाया था। तो पहले डिपेंडेंट सोर्स बनाया और उसके अंदर कौन सा सोर्स होगा, वोल्टेज या करंट, वो हमें इक्वेशन बताएगी कि इस केस में वोल्टेज सोर्स था, इस केस में क्या है? करंट सोर्स है। अब करंट जैसे ये I2 है, ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो एक पार्ट इस तरह जाएगा और एक पार्ट इस तरह जाएगा। ये नोड बन रहा है हमारा, ठीक है, और नोड पे हमेशा करंट क्या होती है? डिवाइड होती है। तो इसलिए हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये करंट आ रही कहाँ से है? यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया? ये इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसको क्या नाम देते हैं? H पैरामीटर इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि H पैरामीटर क्या होता है, वो हाइब्रिड क्यों कहलाता है, उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है Z और Y, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। उसके बाद में हमने इक्वेशन लिखी H पैरामीटर की, और उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो पार्ट था कि इक्विवेलेंट सर्किट जो कि हमारे कैलकुलेशन में आगे काम आएगा, वो किस तरह से बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।